हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजा। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होने के बाद अगला सब्जेक्ट मैंने जो स्टार्ट किया है, उस सब्जेक्ट का नाम है आईसी इंजन। और आज का वीडियो मेरा आईसी इंजन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। और इसमें मैंने उसी तरह से 20 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और बहुत सभी क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेलिंग एंड इरिक्शन साइकिल आर। तो पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि साइकिल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस किए थे कि साइकिल और प्रोसेस क्या होता है। तो जब बहुत सारा प्रोसेस मिलता है तो वो एक प्रकार का, और फिर वो प्रोसेस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो वो एक साइकिल का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये साइकिल बहुत सारे टाइप्स का होता है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में बहुत सारे साइकिल होता है, जैसे कार्नोट साइकिल होता है, ऑटो साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल। दोस्तों हम नाम लिख रहे हैं इसमें, देखिए कार्नोट साइकिल होता है, दूसरा ऑटो साइकिल होता है, तीसरा डीजल साइकिल होता है, चौथा ड्यूल साइकिल होता है, इरिक्शन साइकिल होता है, और उसके बाद स्ट्रेलिंग साइकिल होता है। उसके बाद मान लीजिए कि कार्नोट, उसके बाद जूल साइकिल होता है। तो ये सारे बहुत सारे साइकिल होता है जो कि हमें आईसी इंजन या एयर स्टैंडर्ड साइकिल में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेलिंग एंड इरिक्शन साइकिल आर, तो मतलब स्ट्रेलिंग और इरिक्शन साइकिल जो है वो क्या है, मतलब रिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल है, क्वासी स्टैटिक साइकिल है या सेमी रिवर्सिबल साइकिल है। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि जो भी मेरा एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है सारे के सारा मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है, क्योंकि उसमें आइडियल फ्लूइड को हम लेके चलते हैं और रिवर्सिबल सारे प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल होता है, इसलिए साइकिल भी मेरा रिवर्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन में भी। तो दोस्तों कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, पहले ये हम रेशियो होता है 6 से 10 के बीच होता है, ठीक है। और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 16:20, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें ताला मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें ताला लगाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज। तो पहले हम ये जानते हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल होता क्या है। तो दोस्तों पहले इंजन मेरा आईसी इंजन, पहले तो इंजन हम जान लेते हैं कि इंजन क्या होता है। तो इंजन मेरा जो होता है वो मेरे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंजन दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के दो टाइप्स होती है, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या हुआ? 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब होता है कि उसमें जो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें जो मेरा पिस्टन का जो है, पिस्टन का रिसिप्रोकेट 4 बार होता है। मतलब पिस्टन जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई सिलेंडर है, तो दोस्तों हम समझाते हैं इसमें 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई सिलेंडर है, ठीक है दोस्तों, और ये मेरा सिलेंडर है। मान लीजिए कि कोई आईसी इंजन है, आईसी इंजन एक मान लीजिए कि उसमें बॉल्व होता है, आईसी इंजन में एक इनलेट बॉल्व होता है, एक एग्जॉस्ट बॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ पे मान लीजिए पिस्टन है ये मेरा, और ये मेरा क्रैंक, ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है और ये मेरा क्रैंक है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रैंक शाफ्ट है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये टीडीसी हो गया, मतलब टॉप डेड सेंटर, ठीक है, और ये बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। मतलब क्या कि पिस्टन जो ऊपर होगा तो यहाँ से ऊपर नहीं हो सकता है टॉप डेड सेंटर से, और नीचे होगा तो यहाँ बॉटम डेड सेंटर से नीचे नहीं हो सकता है। तो इसे ही हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पिस्टन मेरा जो एक
यहाँ टॉप एक मतलब बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड सेंटर एक बार जाता है तो उसे 1 स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही 2 स्ट्रोक मतलब क्या कि ये पिस्टन जो है 2 बार ऊपर नीचे होगा। ठीक है, और 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि पिस्टन जो 4 बार ऊपर नीचे होगा। तो यही मेरा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हो जाता है। और ये मेरा पिस्टन का 2 बार ऊपर नीचे होगा और कनेक्टिंग रॉड मतलब एक बार पूरा रिवोल्यूशन एक बार कर लेगा। ठीक है, एक बार रिवोल्यूशन में ये पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होगा, इसे 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और कनेक्टिंग रॉड के 2 बार रिवोल्यूशन में पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक समझ गए हैं। और एक बात और, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि वॉल्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो वॉल्व हम एग्जॉस्ट वॉल्व इनलेट वॉल्व जो लगाते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व इनलेट वॉल्व का मतलब क्या हुआ वो हम समझाते हैं। इनलेट वॉल्व का मतलब होता है कि जहाँ से ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर में अंदर आता है और उसके बाद ये बर्न हो के जो गैस निकलता है एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू गैस निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे एग्जॉस्ट वॉल्व कहते हैं और इसे इनलेट वॉल्व कहते हैं। तो अब सोच रहे हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में अगर वॉल्व नहीं है तो फ्यूल कैसे आता है और निकलता कैसे है गैस। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पोर्ट होता है। ठीक है, 2 पोर्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए पिस्टन है, जैसे ये मेरा सिलेंडर है, तो एक पोर्ट ऊपर हो जाता है और एक पोर्ट ऐसे करके नीचे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो ऊपर में जो होता है उसे बल्ब कहते हैं और ये जो सिलेंडर के बगल में होता है उसे पोर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्ट्रोक सिलेंडर में मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पोर्ट होता है। ठीक है, तो उसमें वॉल्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 पोर्ट सक्शन एंड एग्जॉस्ट। मतलब सक्शन मतलब जो इनलेट हो गया वही, और एग्जॉस्ट मतलब जो बाहर जा रहा है, मतलब गैस को जो बाहर धकेलने की काम कर रहा है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो मोर इफिशियंट। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि सेम कंप्रेशन रेशियो में इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल और डुअल साइकिल। इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन सा साइकिल दिया गया था। यही दिया होगा, डीजल, ऑटो और डुअल, मतलब डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल 2 ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि कंप्रेशन रेशियो, पहले सेम कंप्रेशन रेशियो में इफिशियंसी किसका ज़्यादा आता है। तो पहले उसका हम पीवी प्लॉट करते हैं। तो देखिए पीवी डायग्राम पे हम ऑटो साइकिल को प्लॉट करते हैं, पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल को प्लॉट करते हैं। तो उसका क्या होता है कि एक मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, फर्स्ट प्रोसेस 1 से 2 मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। और ऑटो साइकिल में क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड किया जाता है। और फिर क्या होता है, मतलब 2 से 3 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। फिर क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 4-1। ठीक है, इस तरह से मेरा ऑटो साइकिल वर्क करता है। और फिर इसी अगर तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि सेम कंप्रेशन रेशियो, तो मतलब क्या 1 से 2 प्रोसेस मतलब डीजल साइकिल के लिए भी होगा। तो सेम कंप्रेशन रेशियो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ही होगा, 1 से 2 तक ही कंप्रेशन रेशियो, मतलब यही कंप्रेशन हो रहा है। तो यही लाइन मेरा कंप्रेस हो रहा है, तो 1 से 2 मेरा क्या हो जाएगा डीजल साइकिल के लिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। और डीजल साइकिल का जो कंप्रेशन होता है वो मतलब जो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ठीक है, तो देखिए 2 से 3 प्रोसेस मेरा कांस्टेंट प्रेशर हो गया, यहाँ पे 2 से 3 मेरा कांस्टेंट प्रेशर, फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन और फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम, यही सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम प्लॉट करते हैं टीएस डायग्राम पे। ठीक है, तो टीएस डायग्राम पर हम दोनों को प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, जैसे टीएस डायग्राम हो गया। तो पहले हम ऑटो साइकिल को टीएस डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। तो ऑटो साइकिल मेरा क्या होता है टीएस डायग्राम पे, तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ऑटो साइकिल जो है टीएस डायग्राम पे मेरा ऑटो साइकिल कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि प्रेशर मतलब एंट्रोपी मेरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा 1 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, 1 से 2 इंट्रोपी कांस्टेंट, और इंट्रोपी कांस्टेंट लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट एडिशन किया गया है, सॉरी इसमें तो मतलब वॉल्यूम घटा है तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। तो यही बात हो गया, 1 से 2 में टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब ऑटो साइकिल में 2 से 3 मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो टीएस डायग्राम पे इस प्रकार से प्लॉट करते हैं। तो 2 से 3 मेरा हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और फिर 3 से 4 मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि मेरा
टेम्परेचर घटता है और इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। तब फिर उसके बाद क्या होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में फिर यही से सेम मेरा फॉलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया ऑटो साइकिल के लिए मेरा टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसी पे हम डीजल साइकिल को लेते हैं। तो डीजल साइकिल को हम लेते हैं 1 से 2, तो मेरा सेम ही रहेगा, 1 से 2 सेम ही रहेगा। और 3 से 4 मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है उसमें जो मेरा कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर का जो स्लोप होता है टीएस डायग्राम में, वो मेरा क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से थोड़ा कम होता है। तो मान लीजिए कि 1 से 2 तो सेम ही रहेगा डीजल साइकिल के लिए। और फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होगा मेरा, वो इससे थोड़ा नीचे कर्व बनाएगा। ठीक है, 1 2 से 3 मेरा थोड़ा नीचे कर्व बनाएगा। तो ठीक है, और फिर यही सेम सारा प्रोसेस मेरा सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया डीजल साइकिल के लिए, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया ऑटो साइकिल के लिए। तो अब देखते हैं कि मेरा इफ़िशियंसी क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो इफ़िशियंसी मेरा क्या होता है कि मेरा जो होता है हीट, मतलब वर्क डन बट्टे हीट सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये मेरा होता है इफ़िशियंसी। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, ये पीवी डायग्राम को इरेज करते हैं, फिर बताते हैं। तो टीएस डायग्राम तो मेरा सेम है, टीएस डायग्राम का ही काम है मेरा। देखिए टीएस डायग्राम है मेरा। तो जैसे देख लीजिए कि इफ़िशियंसी क्या होता है मेरा, इफ़िशियंसी जो होता है मेरा कि वर्क डन बटे हीट सप्लाइड होता है। ठीक है दोस्तों, वर्क डन बटे हीट सप्लाइड। तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेट वर्क डन हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन बट्टे हीट सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान आ जाता है 1 माइनस हीट रिजेक्शन बट्टे हीट सप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए हीट सप्लाइड जो है टीएस डायग्राम का जो एरिया देता है वो हमको हीट सप्लाइड के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, टीएस डायग्राम का एरिया हीट सप्लाइड के बारे में बताता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा ऑटो साइकिल का जो हीट सप्लाई है वो मेरा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कर्व मेरा ऑटो साइकिल का हो जाता है। तो ये जो मेरा इसका एरिया और ये मेरा डीजल साइकिल का हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डीजल साइकिल हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ऑटो साइकिल का। तो जिसका हीट सप्लाई अगर ज़्यादा होता है तो उसका मान लीजिए कि इफिशियंसी ज़्यादा होगा। वो कैसे ज़्यादा होगा वो हम समझाते हैं। जैसे देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये पूरा टर्म मेरा घटेगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर नीचे वाला टर्म बढ़ता है तो ये पूरा टर्म मेरा घटेगा, और ये जितना घटेगा इफिशियंसी मेरा 1 माइनस उतना, मतलब कि इफिशियंसी मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑटो साइकिल में क्या होता है कि हीट सप्लाई बढ़ता है, तो हीट सप्लाई बढ़ा हुआ है और इफिशियंसी मेरा बढ़ेगा। ठीक है, और डीजल साइकिल में मेरा हीट घटा हुआ है तो इफिशियंसी मेरा घटेगा। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल का इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो पर हम बात करेंगे तो ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरा ऑप्शन में अब क्या क्या दिया गया है। तो देखिए पहला ऑटो साइकिल देन डीजल साइकिल, मतलब कि मोर इफिशियंट होगा ऑटो साइकिल, मोर इफिशियंट होगा डीजल साइकिल से। ठीक है, तो ये मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इस पर तो लॉक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अन इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। इंटरनल कंबशन ऐसा इंजन को कहा जाता है जिसमें कि इंजन के अंदर में ही कंबशन होता है, मतलब फ्यूल का जो दहन होता है वो इंजन के अंदर में ही होता है। ठीक है, तो और इंटरनल कंबशन इंजन का 2 टाइप्स होता है, एक 4 स्ट्रोक इंजन, एक 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये मेरा इंटरनल कंबशन इंजन है ही। उसके बाद ये डीजल इंजन भी मेरा इंटरनल कंबशन, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है डीजल का दहन अंदर में ही होता है, सिलेंडर के अंदर में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो डीजल इंजन भी मेरा इंटरनल कंबशन इंजन। अब बात रहे स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन मेरा क्या हो जाएगा, स्टीम में देख लीजिए स्टीम इंजन का मतलब क्या, कोयला जो हम पहले ज़माने में जो हम ट्रेन को यूज करते थे उसमें जो कोयला हम लगाते थे तो वो कोयला हम बाहर में ही दहन करते थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसका स्टीम बना के फिर सिलेंडर में भेजते थे, फिर सिलेंडर से पिस्टन इधर उधर होता था, तो उस प्रकार से होता था। ठीक है, तो स्टीम इंजन क्या हो जाएगा मेरा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो जाएगा, जो कि ऐसा मतलब इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इरिवर्सिबल साइकिल। तो देखिए हम पहले ही बात कर लिए थे कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कोई भी साइकिल मेरा इरिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑल ऑफ द एबव जो है रिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसमें इरिवर्सिबल पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। तो देखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन किसे कहते हैं, अब ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला तो मेरा इंजन जो है, जो मेरा इंजन है, एक 4 स्ट्रोक होता है, एक 2 स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक में एक ऑटो साइकिल मतलब ऑटो इंजन मतलब पेट्रोल इंजन होता है, और एक फ्यूल यूज के हिसाब से मेरा दो टाइप्स का होता है। तो मान लीजिए कि एक पेट्रोल इंजन जिसे हम ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं, और उसके बाद स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन को, ठीक है। उसके बाद डीजल इंजन को हम क्या कहते हैं, डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। ऑटो साइकिल में देखिए मतलब पेट्रोल इंजन में जो होता है, जैसे मोटरसाइकिल में मेरा स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है, इसलिए इसे स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। और डीजल साइकिल में क्या होता है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन होने के कारण उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, उसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता है, ठीक है, इसलिए उसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन उसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से उसमें इग्निशन होता है, इसलिए उसे कंप्रेशन इग्निशन कहा जाता है। तो डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है, इसे या CI इंजन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बी मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन जो है मेरा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, और डीजल इंजन जो है मेरा डीजल साइकिल पे वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल, ठीक है, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9th नंबर का, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफिशिएंट। तो मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पर जो मेरा डीजल साइकिल होता है वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है, और मतलब डुअल साइकिल और ऑटो साइकिल से, मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, डीजल साइकिल, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज मोर इफिशियंट ऑफ डुअल साइकिल, उससे भी ज़्यादा इफिशियंट होता है, और सबसे कम होता है ऑटो साइकिल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डीजल साइकिल, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डीजल साइकिल कंजिस्ट ऑफ विच 4 प्रोसेस। मतलब डीजल साइकिल में 4 कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट रहता है। तो पहले देखिए डीजल साइकिल को हम डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डीजल साइकिल को PV प्लॉट पर हम डिनोट करते हैं। तो एक मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन तो हो ही गया, 1 से 2 मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन। और डीजल साइकिल में क्या होता है कि एक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किया जाता है। तो मान लीजिए कि 1 से 2 मेरा हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर यहाँ से 2 से 3 मेरा हो जाएगा मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, 2 से 3 मेरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 से 4 हो जाएगा मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा, और 4 से 5 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक कांस्टेंट प्रेशर हो गया, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और एडियाबैटिक एक एक्सपेंशन हो गया, और एडियाबैटिक एक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब देखते हैं हम मेरा किस ऑप्शन में दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मेरा 2 आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल है ही नहीं, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा पहला गलत हो गया। 2 आइसेंट्रोपिक तो रहता है, एडियाबैटिक को ही आइसेंट्रोपिक कहा जाता है। और 2 कांस्टेंट तो वॉल्यूम नहीं है, एक वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। 2 आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट 1 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए सी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी मेरा राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज डिपेंड अपॉन। मतलब एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी डीजल साइकिल का होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो डीजल साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है कि 1 - 1 R/पावर गामा-1 इंटू में मतलब क्या होता है, हम फिर से लिखते हैं दूसरा कलर लेके जो आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, इफ़िशियंसी मेरा डीजल साइकिल का क्या होता है इफ़िशियंसी, इसमें भी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं दूसरा कलर लेके, देखते हैं नेक्स्ट पेज है मेरा, हाँ नेक्स्ट पेज। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मेरा जो डीजल साइकिल का इफ़िशियंसी होता है, डीजल साइकिल का इफ़िशियंसी वो क्या होता है कि 1 - 1/R/गामा-1 इंटू रो पर पावर गामा-1/रो, मतलब गामा इंटू रो-1। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा है डीजल साइकिल का इफ़िशियंसी। अब देखिए, रो को घटाएंगे, ठीक है, तो ये इस पोर्शन में कमी आएगा, और ये इस पोर्शन की वजह से इस पोर्शन में कमी आएगा और इफ़िशियंसी बढ़ेगा। मतलब रो पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर रो को भी घटाते बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी में कमी बेसी आता है, आर को भी घटाते बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी में कमी बेसी आता है। और ये गामा जो है मेरा, गामा को हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब CP/CV, ये मेरा गामा होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, यहाँ जितना भी टर्म्स है इस सब पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है मेरा, देखिए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, वही गामा हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, गामा हो गया, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा पर तो डिपेंड कर रहा है। कट ऑफ रेशियो, रो को कट ऑफ रेशियो कहते हैं। ठीक है, इस पर भी डिपेंड कर रहा था। एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो मतलब आर इस पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, मतलब डीजल साइकिल का जो इफ़िशियंसी है कट ऑफ रेशियो के डिक्रीज होने के कारण क्या होता है। तो इफ़िशियंसी जो है डीजल साइकिल का, वो हम पहले डिस्कस किए हैं कि अगर वो डिक्रीज होता है कट ऑफ रेशियो, मतलब रो का मान में अगर कमी आता है तो इफ़िशियंसी मेरा क्या होता है, बढ़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, इफ़िशियंसी बढ़ेगा, अगर कट ऑफ रेशियो घटेगा तो इफ़िशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ए पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट ऑन। तो पेट्रोल इंजन जो है किस पे, तो पेट्रोल इंजन हम बात किए थे ऑटो साइकिल की। तो ऑटो साइकिल में देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, देखिए एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट मतलब हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम दो प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल साइकिल है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच गैस विल प्रोड्यूस द हायर इफिशियंसी इन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो देखिए दोस्तों, का हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कि मेरा आइडियल फ्लूइड जो होगा एयर होगा, जिसका एफिशिएंसी मेरा मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एयर मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीज, मतलब क्या होता है कि इफिशियंसी डीजल साइकिल का कैसे इंक्रीज करेगा। तो हम पहले भी डिस्कस किए थे, अगर कट ऑफ रेशियो मेरा घटता है तो इफिशियंसी मेरा बढ़ता है। तो देखिए ऐसा कोई टर्म है, तो विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, देखिए दोस्तों इसमें देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है कट ऑफ रेशियो, तो मेरा इंक्रीज होगा इफिशियंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए बी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है दोस्तों, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो अभी हम बात किए थे कि डीजल साइकिल जो होता है मेरा एक मतलब डीजल इंजन जो होता है मेरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो मेरा फ्यूल इंजेक्ट होता है उसमें स्पार्क प्लग होता नहीं है। फ्यूल जो इंजेक्ट के कारण होता है उसका
पहले तो हाई प्रेशर में मतलब कि कंप्रेस हो जाता है सारा फ्यूल, ठीक है, तो उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहता है, कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन के कारण जो उसमें इग्निशन होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और डीजल साइकिल को मतलब डीजल इंजन को ही कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है मेरा डीजल साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बी पर ताला मार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज। मतलब क्या होता है कि डीजल फ्यूल मतलब डीजल फ्यूल जो है पेट्रोल के कंपेयर में मतलब इग्निशन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कम डिफ़िकल्ट होता है, या दोनों बराबर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। तो पेट्रोल इंजन में तो मान लीजिए कि आराम से फ्यूल आया और स्पार्क प्लग अलग से मतलब इसमें कनेक्शन दिया जाता है, मतलब करंट दिया जाता है और ये स्पार्क प्रोवाइड करता है और ये इग्नाइट हो जाता है। लेकिन क्या होता है डीजल इंजन में, डीजल इंजन में क्या होता है कि कंप्रेशन जितना तेज होगा उस हिसाब से मेरा इग्नाइट होगा, ठीक है। फ्यूल का इग्निशन उतना मतलब जल्दी होगा और उतना ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें देखिए कंप्रेशन के वजह से होता है, इसलिए उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कंप्रेशन होगा तभी मेरा इग्निशन सही से हो पाएगा। अगर नहीं होगा कंप्रेशन तो इग्निशन मेरा सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा ठंड के मौसम में डीजल इंजन स्टार्ट होने में बहुत परेशानी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट होता है पेट्रोल इंजन के मुताबिक मेरा डीजल इंजन जो है मोर डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें ताला मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑल द प्रोसेस इन अन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम टू बी। मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम पहले ही बात कर लेते कि सारे प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क ट्रांसफ़र बाय हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए वर्क ट्रांसफ़र मतलब वर्क ट्रांसफ़र बटे हीट ट्रांसफ़र, तो ये मेरा इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क ट्रांसफ़र बटे हीट ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर स्टैंडर्ड इफ़िशियंसी, ठीक है। तो मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, इंटरनल कंबसन इंजन वर्क्स ऑन। मतलब इंटरनल कंबसन इंजन जो है वर्क्स किसके थ्योरी पे करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अथी पर है, ठीक है, बेस्ड है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मेरा जो इंटरनल कंबसन इंजन है उसमें हम अलग से हीट देते हैं, तो ये मुझे वर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हीट को हम वर्क में चेंज कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, और यहाँ से मेरा वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।